देख लो। चलो एक क्वेश्चन देखो छोड़, इसमें एक में दिया है 4 गो, ठीक है ना, एक में 4 गो दिया है, ठीक है। आप समझिए एक में 4 कौन कौन सा है। ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए। हाँ दीजिए, देखो समझो, आप आराम समझिएगा, समझ में जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव हो जाती है, तो कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाती है? तो सबको मालूम है कि मार्कोरी है नु, Hg है कि नहीं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? Hg हुआ नु, मार्कोरी। 2 नंबर देखो इसका, चलो इधर। 2 नंबर में है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो चाकू से लिथियम भी कट सकता है, सोडियम भी कट सकता है, लेकिन बोल रहा है सबसे आसानी से, तो सोडियम, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा Na होता है सोडियम, ये भी बन गया। किसी को जहाँ तकलीफ होगा तहाँ पर नकराक सब देखो। हाँ, उष्मा की सबसे अच्छी चालक 2 बताए थे, कॉपर और चांदी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो चांदी, ठीक है ना, चांदी हो गया सबसे अच्छा, ठीक। सेकंड यहाँ बताए थे कौन वाला? उष्मा कुचालक तो होता है एस्टेटिन, बताए थे ना, एस्टेटिन। तो ये इसका लिख दो, A-T लिख दो, चाहे एस्टेटिन, एस्टेटिन, ठीक है ना, ये भी हो गया। इसका मतलब होता है कच्ची पारा मार्कोरी का, ये तो सोडियम में होता है, इसका क्या है। तो ये हम लोग के जो चारू के चारू क्वेश्चन का आंसर बन गया। किसी को तकलीफ हमको नहीं लगे। देखो अब 2 नंबर कहता है कि आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताए। देखो तो समझ लो, पहले कहानी समझो, लिखना अलग बात है, एक दो समझना है। टकरा नीचे है, जमीन में पढ़ाते हैं टकरा नीचे। देखो भाई, इसलिए तुम बकलोर रहता है। आघात वर्ध और तन्य, आघात वर्ध का मतलब बताए थे मेलेबिलिटी, जिसको पीट के, थूर के, कुछ के पतला बनाया जा सकता। क्या बोलूं, पतला कितना पतला हो सकता है? तो बताए थे 0.004, इतना पतला हो सकता है, पीट के बना सकते, इससे पतला नहीं होता है। तो आघात वाले हमारे पीटना, तन्य मतलब का उसको खींच के लमराना। जैसे बताए थे कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। तो देखो इस यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पर 2 हेडिंग दे रहे हैं। एक हेडिंग आघात वर्ध, ठीक है ना, आघात वर्ध है, आघात वर्ध है। आघात वर्ध है का मतलब क्या होला? पीट का लमराना, ठीक है ना। यह लिखना है यहाँ पे, वैसे धातु, ठीक है ना, जिसको ठीक है ना, जिसको पीट कर पतला बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चांदी को कितना पीट कर पतला बनाया जा सकता है? बताए तो लोग टॉपिक हुआ, यानी 0.004, ठीक है ना, इतना mm, लगभग इतना mm का उसको पीट के बनाया जा सकता है ना। ये लिखो चाहे मत लिखो, तो मालूम है। तो का है समझ में आया ना ऊपर वाला। बस अब देखो 2 नंबर तन्य का मतलब क्या होता है? वह धातु जिसको खींच कर, ठीक है, लमराया जा सकता है। तो लिखना है यहाँ पे, वैसे धातु जिन्हें या जिसको खींच कर, ठीक है ना, खींच कर लमराया जा सकता है, ठीक है ना, लमराया जा सकता है, उसे ही ना बोलते हैं भाई तन्यता। जैसे बताते 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। तो बताओ इसमें तन्य में आघात में कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कर लो, समझ में आया? टुनटुन कॉन्टेक्ट नहीं करना, मैं परेशानी पेट ठीक बानू, ठीक रह चाहिए, ठीक बा। अब देखो एक खत्म हो गया, अब देखो 2 के 1 मतलब अगला अभ्यास का, क्या भाई जी, अगला अभ्यास के देखो। चलो यहाँ देखो, हाँ यहाँ बोल रहा है कि सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? आप बताओ। सोडियम और पोटेशियम सबसे खचरा धातु है, सबसे बेसी क्रियाशील करता है, बहुत तेज भड़क जाता है। क्या तो सोडियम को पानी से और हवा से नफरत है, क्या कहता है? आई हेट यू।
ठीक है ना। और लोहा का एक्सप्रेशन में बोलता है आई लव यू, मतलब तुम रह सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं क्या भाई। हंसो मत भाई, समझो, ठीक है ना। अब देखो सोडियम के इसलिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि सोडियम केरोसिन तेल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना, कोई ब्लास्ट नहीं करता है, ठीक समझ में आ गया। और नहीं तो उसमें पिघलता है, इसीलिए केरोसिन तेल में रखते हैं। इसको लिखना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा लेक्चर बना लिखना पड़ेगा, समझो यहाँ पे। देखो लिखना पड़ेगा सोडियम को हवा में छोड़ने के बाद वो विस्फोट कर जाता है का, विस्फोट कर जाता है, या पानी के साथ की, ठीक है ना, कर जाता है, या पानी में मिलाने से भी का, पानी में मिलाने से भी, ठीक है ना, मिलाने से भी विस्फोट करता है ना, विस्फोट करता है, ठीक है, करता है। अब देखो इसको इसलिए रखा जाता है, करता है, इसलिए केरोसिन तेल में रखा जाता है, ठीक है ना, इसलिए केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल मतलब माटी के तेल, इसलिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, डुबा कर रखा जाता है, रखा जाता है क्योंकि केरोसिन तेल या सोडियम केरोसिन तेल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम, देखो ये लिखने का मेन मकसद एग्जामों में आता है ना, तो खोजता है तुम सबका हेड तुम सब बना के लिख दो, इसलिए बना के एक लाइन में हो गया इसका डिफिनेशन, खाली बोल दिए तब वही, लेकिन थोड़ा बना के लिखना है, इसलिए बना के लिखना पड़ता है। क्योंकि सोडियम केरोसिन तेल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना, कोई प्रतिक्रिया या कोई अभिक्रिया नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। अब बताओ किसी को तकलीफ नहीं ना है। देखो एक नंबर तो बन गया। आप देखो 2 नंबर में, 2 नंबर बोल रहा है, देखो फर्स्ट में देखो कथा कह रहा है कि इन क्रियाओं को लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, भाप के साथ, भाप मन कची होता है भाई, भाप मन का पानी का भाप बनता है, गोलू का पानी को गर्म होगा तभी ना भाप बनेगा। कह रहा है कि आयरन मन का आता है Fe ना, तो देखो बाबा इसका फर्स्ट का इसका देखो मन कहने का मतलब है कि Fe प्लस H2O में ये दोनों को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब ये ना इसका हुआ का। तो इसको जब गर्म किया जाएगा ना, गर्म जब इसको डेल्टा हीट करेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा भाई मालूम है नहीं, देखो बनेगा Fe2O3 का है, तो जो है ना लोहा के डबल ताकत मिल जाएगा और ऑक्सीजन के ट्रिपल ताकत, ठीक है ना। इसको मतलब कि गर्म पानी में रखने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि गर्म पानी में क्या होता है अभिक्रिया कम होता है, बतबे किए थे, क्योंकि उसमें का अणु खुद परेशान है तो क्या किसी को परेशान करेगा का। अब इसमें से निकलता कच्ची है तो एक गैस होता है, इसको हम बोलते हैं H2 बाहर गैस कहाँ हो जाएगा, बाहर नहीं उड़ता है, बोलता है H2 गैस। देखो लिख रही है बकलोली, समझ में आई है, देख यहाँ पर बोलता है भेड़ा, ये सबको यहाँ देखो। अब इसका इक्वेशन बराबर करो, हाई कर देखो H यहाँ पर 2 है, यहाँ पे H 2 है, चलो मानो 2 तो काम इसका क्लियर हो गया। Fe यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर Fe 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो O कितना है, 1 है, वहाँ O कितना है, तकलीफ है नहीं भाई। अब बताओ यहाँ पर 2 देंगे तो कितना हो जाएगा 6 गो, यहाँ पे 3 देंगे तो 3 गो हो गया H2 ना हो गया। आगे बताओ आगे कौन कौन सा है, के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम के भाप के साथ वाला, भाप के साथ तो बोलो भाई, भारत के साथ में देखो बोलो ये भी लिखना। 2 नंबर देखो, अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर चल देखो बोल रहा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम,
पहले जल के साथ कैल्शियम में कर देते हैं, बाद में पोटेशियम करेंगे। का जल के साथ कैल्शियम, तो कैल्शियम का होता है Ca प्लस H2O, पानी के फॉर्मूला। अब ये मिलेगा तो क्या बनेगा, दोनों पूछो इसे क्या बनेगा हो, तो ये बनेगा Ca2OH और H2 का हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन दूगो, इसमें कच्ची बराबर करना है, सब तो हल है क्लियर। इसमें का बराबर होगा, रहने दो का, नहीं तो करेगा लोग, तो यहाँ बराबर करना पड़ेगा। 2 यहाँ दो तो 2 यहाँ दो, तो रहने दो इसको। का क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कौन नंबर, 3 नंबर पोटेशियम का संग, तो K प्लस H2O, तो दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, KOH H प्लस H2, ठीक है नु। का है तो देख लो यहाँ पे हो गया बराबर नु, दोनों के दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। इसमें बराबर कुछ करना है, बराबर करना है तो यहाँ पे 2 2, तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, क्या हो जाएगा बराबर O H, दोनों H यहाँ होगा 2, तो यहाँ जाएगा 4 को, फिर वहाँ 2 देना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर 3 गो H है, तो यहाँ पे लगा दो, कितना हो गया 4 गो H हो गया। अरे इसको बराबर नहीं किया, रुको इसको बराबर करो। ये H कितना है, 2 गो, ये 2 गो 4 गो, ये कितना H हो गया 2 गो 4 गो, तो ये तो 2 गो यहाँ देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 2 अभी का देता हो ना, हो गया 2 2 4 गो हो गया। और अब इधर कितना हो गया, H कितना हो गया 2 गो, इधर H कितना है 4 गो, तो यहाँ पे 2 लगा दो, अब वहाँ पे कहानी खत्म। अब 2 के लगे है, के लगे बन गया ना, ना समझ में आ गया। सब बोरा में है, बोरा बिछा के यहाँ पर बढ़िया रही, चलो बन गया। डब्बा पर ध्यान दो, ठीक बा, बनो दे जी। पूरा कथा डब्बे पर बा, डब्बा देखो बोला है कि इस सारणी का उपयोग कर ABCD को के संबंध में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु बा, सबसे खतरा आदमी गांव में कौन होता है, जो सबकी से मार करता है। क्या भाई, तुमसे भी लफड़ा फंसा दिया, उसे ही फंसा दिया, दोनों को लड़ा दिया, अपने निकल गया, उसे बोलते हैं खतरा भाई। तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मैंने क्या होता है देख लो, समझे। जैसे A हो गया प्लस B हो गया, ठीक है ना, सुनो। अब ये क्या करेगा, A के स्थान पर B या B के स्थान पर C, ठीक है ना, रिएक्शन करेगा तब बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें वो होता है कि वो धातु जो अधिक क्रिया करता है, मतलब अधिक के साथ अभिक्रिया कर सकता है रिएक्शन, उसको बोलते हैं विस्थापन। तो यहाँ पे B नंबर कहती है विस्थापन होगा, यानी विस्थापन का अधिक क्रियाशील, क्रियाशील मतलब अधिक झगड़ालू, तब विस्थापन होता है का। तो इसको कर देंगे कौन, B नंबर। कथा लिखे तो समझ आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कौन नंबर के, 3 नंबर के हो जाएगा B। कोई तकलीफ जब बोले कथा लिखा, बोला कथा लिख देंगे। अब देखो बोल रहा है कि दूर में धातु B को कॉपर सल्फेट का विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। तो भाई इसका है ना कोई अभिक्रिया ही नहीं होता है, ठीक है ना। जब डालेगा इसमें तो कोई अभिक्रिया होगा ही नहीं, ठीक। तो इसका भी हो जाएगा BA नंबर, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट को डालने पर यहाँ पे B में, उसमें कोई अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करेगा। अब बताओ, लोहा का लोहा में रखेगा तो कौन सी होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये कॉपर सल्फेट खुद है, उसको उसमें रखाएगा तो कौन सी होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा B, ठीक है ना। 1 के भी B और 2 के भी B। अंतर लेक्चर में लिख सकते हैं लोग, कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट में रखा जाता है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं डालता है, कोई तकलीफ नहीं करता है। समझ में आ गया। 3 नंबर में कौन सी है, अब देखो डाला एक बार इसको बता दे का, समीकरण इसको बता दे। देखो समीकरण में समझ लो, समीकरण इसी में समीकरण समझ लो, ठीक है ना। याद देख लो, Cu प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कर रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, CuSO4 हो गया ना, कॉपर सल्फेट बना, आप प्लस का निकला H2 जल गया, भाग गया नु, ठीक है नु। तो इसमें का H2 निकल जाएगा, ठीक है नु।
तो अब कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट में जाएगा तो क्या दिक्कत, कुछ नहीं ना होगा। इसको कॉपर में मिलाया है तभी ना हुआ है रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो बोल रहा है कि यहाँ पर धातु ABCD को क्रियाशील के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। घटते क्रम क्या होता है बताओ? घटते क्रम, घटते क्रम में सबसे बड़का पहले, सबसे छोटा लास्ट में। तो अब देखो 3 नंबर में, 3 नंबर में बताओ में सबसे खतरा क्रियाशील कौन सा? बी नंबर है बताया अभी विस्थापन। तो क्या हो जाएगा? बी इज ग्रेटर देन का घटते क्रम लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद कौन क्रियाशील है? तो देखो फिर विस्थापन कहीं लिखा हुआ है इसमें, कहाँ? बी में कहाँ लिखा? ए में नहीं है, ऊपर वो उधर है। कॉपर है ना, अधिक नहीं बताया क्रियाशील अधिक है, पढ़ाए थे तो बताए थे। तो क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद फिर कहीं के विस्थापन है, सी में है। तो सी सॉरी इधर है, इधर है, इधर सी। उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है? डी। बस ये हो गया हम लोग के कौन सा क्रम में? घटते क्रम में। मतलब सबसे अधिक क्रियाशील हाई है, उससे कम क्रियाशील ये है, उससे कम क्रियाशील ये है, और सबसे कम क्रियाशील डी वाला। कोई दिक्कत? मतलब लेक्चर कथा में लिखा सकता है, कथा भी लिख सकता है लोग कि सबसे क्रियाशील ग्रुप बी के, सेकंड में ग्रुप ए के, तो ग्रुप सी के, तो ग्रुप डी के। ठीक बा, वो कथा होला। 4 नंबर देखो बोल रहा है अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ डालने पर कौन सा गैस निकलती है? और आयरन के साथ तनु H2SO4 के रासायनिक अभिक्रिया लिखे। अच्छा पहले सुनो, पहले ये बताओ कि देखो जब हम लोग धातु को डालते हैं किसी एसिड में तो लवण बनता है, आ गैस निकल जाता है। मतलब नमक बन के गैस बाहर चलता है, हाइड्रोजन गैस, मालूम है नू। तो यहाँ पे एगो कथा थोड़ा सा लिख देना, ठीक है नू। देखो कि अम्ल को, धातु को अम्ल में डालने पर, देखो धातु को अम्ल में, अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, ठीक है ना, साइंस की भाषा में लिखो, अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? लवण और गैस का निर्माण होता है। क्या बोलूं? है ना हाइड्रोजन गैस या गैस, ठीक है ना, गैस का निर्माण होता है, बनता है। अब कैसे बनता है देख लो, निर्माण होता है। देखो भाई ध्यान दो, इसका बोल रहा है तुम एक रिएक्शन करके बता दो किसके साथ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, हमने यही बोल रहा है कि आयरन के साथ ना। तो आयरन के क्या होता है? Fe ना। तो हो जाएगा हम लोग का Fe प्लस H2SO4 हुआ नू। अब इसको जब आयरन को ले आकर सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा? इसका कचूमर निकालेगा, बनेगा कुछ। देखो FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया नू, मिला तो हाइड्रोजन खिसिया के निकल गया। कोई तकलीफ? अब देखो यहाँ पर कौन नंबर? 5 नंबर। 5 लास्ट भी देख लो, 5 नंबर देखो। 5 नंबर है, बोला है कि जिंक और आयरन सल्फेट का है भाई। तकलीफ बगा किताब नहीं खे तो किताब ले लो उनसे, या किताब दे सन, ठीक बा। हाँ देख लो यहाँ पर बोल रहा है, मिल गया, मिल बैठे किताब से के पास। बिना किताब के देखो रिवीजन करना भाई, तो किताब लेकर ना, चूंकि हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं का, ना मैथ में ना साइंस में। किताब जो लेकर रिवीजन नहीं करेगा वो टेस्ट डे में फंस जाएगा। तो अपना तुम लोग के ऊपर डिपेंड है, किताब ले करेगा तो समझ में आएगा कहाँ से क्वेश्चन कौन दिए हैं। समझो, बोला है जिंक और आयरन सल्फेट। जिंक तो मालूम है Zn, आयरन सल्फेट का होता है FeSO4 का। FeSO4 हो गया। उसके बाद क्या कहता है? हाँ, के साथ डालने पर क्या होता है? इसके रासायनिक अभिक्रिया लिखें। देखो पहले करना Zn प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया। देखो वही जब मिलेगा तब बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा, और इसमें से खिसिया के आयरन बाहर भाग जाएगा।
आयरन चल गया बाहर, तो इसका यही रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो हम लोग का बताओ 3 4 5 में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं ना है। बस ये बन गया। देखो ताक रहा है नीचे, हैंग करता नहीं बस लिखा अरे ऊपर ताके कह। चलो ये दिमाग लो देखो पहले देखो 1 नंबर। अब ये ना थोड़ा ज्यादा दे दिए एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है समझे यहाँ पे। हाँ इसका देखो कह रहा है कि सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। अब देखो कैसे कैसे होता है। फर्स्ट में देखो 1 नंबर में सोडियम, सेकंड में दिया है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम Mg। ये तीनों के क्या करना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक संरचना कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसको नहीं बताना है कि कौन आयन देता है कौन कटायन देता है। इस तरह मालूम है कि अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, ये ग्रहण कर लेता है, ये खो देता है, सब मालूम है का। धातु इलेक्ट्रॉन खो देता है, धातु ग्रहण कर, इस पे प्लस लग जाएगा, इस पे माइनस है, इस पे प्लस, मतलब Na प्लस O2 माइनस Mg2 प्लस का। अब तुम लोग बताओ इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 281 होगा नु, पढ़ाए थे SPDF वाला, याद करो हो जाएगा। अब इसका सेल बनेगा भाई, तो सेल में लिख दो नाभिक चाहे खाली बिंदु, कोई दिक्कत। कब सेल बनेगा, 1 2 3 बना नु, तो है तो न्यूक्लियस वाला नु, इसमें थोड़ा भरेगा, ये न्यूक्लियस वाला है। न्यूक्लियस नहीं तो इसको क्या कर दो, इसको हटाओ, जाओ ऐसे जो हवा खाए भाई, इसको मटका के यहाँ बिंदु। अब हो गया, अब हो गया। अब देखो पहिलका में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2, दूसरका में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और लास्ट वाला में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ये हो गया, कोई तकलीफ। आप देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा 2 8 हो जाएगा नु, 2 6 मैंने 8 हो गया। तो ये देखो 1 और 2 को बनेगा नु, पहिलका में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 गो, 1 2 3 4 5 और 6, कोई तकलीफ। मैग्नीशियम के देखो कगो है, 2 8 2 12 पर है नु, तो 12 पर हो जाएगा 2 8 2, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के 1 2 3, 3 गो सेल, फर्स्ट में 2 सेल इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 गो, 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, और लास्ट वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, कोई तकलीफ। ये तीनों हो गया, जाके क्वेश्चन हम लोग के बन के तैयार हो गया तीनों। अब देखो इसका ये 1 नंबर था, अभी 2 नंबर देखो, चलो इसका 2 नंबर देखो। 2 नंबर क्या बोल रहा है, हाँ Na2O एवं MgO, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं यहाँ पे MgO का निर्माण करे, ठीक है ना। अब देखो और इन यौगिक को कौन सा आयन कहेंगे, तो ये तो कौन आयन है, धन आयन की एन आयन। देखो इसमें का मिला हुआ है, 2 गो चीज मिला हुआ है, और इसमें का मिला हुआ है, 2 गो चीज, इसमें Na प्लस ऑक्सीजन है, और इसमें का है MgO यानी Mg प्लस ऑक्साइड, ठीक। अब पहले Na का बनाओ चालू करो और O के, तो Na मालूम है कि Na प्लस होता है, काहे होता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो बनता है ना भाई, त्याग दिया। ऑक्सीजन के का हो जाता है, तो O2 माइनस का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है का, क्योंकि अधातु है। Mg मैग्नीशियम में आओ, Mg प्लस O में आओ,
तो मैग्नीशियम का भी हाल क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस का है तो 2 गो इलेक्ट्रॉन खो दिया। पढ़ाया है ना, अच्छा देखिए तो समझता है। इसको कहा जाएगा O2 माइनस का है 2 गो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया, खींच लिया, ठीक है ना। अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर यहाँ 1 2 3। अब बोल रहा है कि इन यौगिक में कौन सा आयन उपस्थिति है, तो इन यौगिक में कौन आयन है, तो आयन यहाँ पर देख लो कौन सा, यहाँ पे प्लस है का और माइनस दोनों आयन उपस्थित है। इसको लिखना पड़ेगा बड़का लंबा के, इसका इसको उतारो। 3 नंबर ना, जिस तरह हम देखो 2 बताए हैं, 2 का ही 3 नंबर देखो क्या बताए थे 2 नंबर के NaO, ठीक है ना, ये बताए थे एगो MgO। तो खाली पूछ रहा है कि इनमें कौन सा ये आयन है, तो कौन सा आयन देखो, तो Na, तो इसमें तो प्लस आयन है नु, प्लस आयन है ना भाई, इसमें आई का हो गया O2 माइनस, तो कौन आयन, ऋण आयन, ऋण आयन इसमें है, तो एगो प्लस आयन एगो ऋण आयन, उस तरह Mg में तो Mg2 प्लस, इसमें प्लस आयन का, ये वाला बात किया जाए तो O2 माइनस यानी ऋण आयन। अब देखो यहाँ पे कौन नंबर, 2 नंबर, ये बोल रहा है कि देखो आयनिक के यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, उच्च, तो समझो कभी भी कठोर चीज का में आकर्षण बल का होता है ज्यादा होता है, जिसके कारण वो का होता है ठोस होता है। समझो कोई वस्तु कितना ठोस है जितना उसके अंदर आकर्षण बल है, आकर्षण बल कारण होता है, जितना जिस वस्तु में जितना ही आकर्षण बल ज्यादा रहेगा वो उतना ही ठोस रहेगा, ठीक है नु। अब बताओ कितनो मोटा आदमी है, कितनो बस को पानी में फेंक दो तो लड़का टांग देगा उसको, टांग भाई टांग देगा। तो वही हाल यहाँ पे धातु का, कितनो मजबूत धातु है ना, लेकिन जब पानी में जाएगा तो क्या हो जाए, उसका आकर्षण बल कम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो आटा देखा लो, आटा के खूब बड़े लोइया बना के खूब अच्छा उसको सुखा दो, कौन डालना कौन पानी में देखना वो लगता है पिघलने देता है नु, का है तो पानी में जाता मतलब उसका क्या हो गया, गलनांक अधिक होने लगा नु, उसमें से आकर्षण बल का हुआ छोड़ने लगा। तो यहाँ वही कहाँ लिखना है कि ठोस वस्तु में अधिक आकर्षण बल होता है जिसके कारण वो कठोर होता है, ठीक है ना। उसको पानी में डालने के बाद उसका क्या होता है, आकर्षण बल कम होने लगता है, जिसके कारण उसका गलनांक नहीं बोला है, उसका गलनांक उच्च हो जाता है, मतलब तेजी में लगता है गलने। तो यही कथा देखो यहाँ पर लिखना है, देखो किसी वस्तु या पदार्थ लिखो, किसी पदार्थ का आकर्षण बल जितना अधिक होता है, ठीक है ना, अधिक होता है उतना ही मजबूत होता है, का उतना ही कठोर होता है, यानी ठोस होता है, ठीक है ना, कठोर होता है, ठीक है ना। उसे पानी में डालने के बाद ठीक है, डालने के बाद उसमें से आकर्षण बल छोड़ना चालू, यानी आकर्षण बल का कम होने लगता है, क्या बोलो, कम होने लगता है, जिसके कारण सब कथा है का, जिसके कारण वस्तु का, ठीक है ना, या हाँ वस्तु का या पदार्थ का, ठीक है ना, पदार्थ का गलनांक उच्च हो जाता है, कोई कह रहा है कि ज्यादा काथा है भाई, कथे तो सब साइंस कहती है, काथे से याद होता है, सब कथे तो इसमें कौन चीज है, ये आटा का एग्जाम्पल है, ठोस बना कर पानी में डालो, कहानी उसका गलनांक हो गया बेसी का, वही कहानी यहाँ पे समझ में आनू। अच्छा मोटा आदमी कहता मोटा मारे एक मुँह का पानी में तो
उठा जाएगा एक मिनट में। अरे गोलू हाय देखो ये वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छा से पढ़ो, अच्छा हम लोग का मिल जाएगा। देखो यहाँ तक ये बोल रहा है हम लोग क्या क्या बोल, हाँ देखो निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट में कचिए खनिज, खनिज भाई मिनरल इंग्लिश में, इंग्लिश छोड़ो पागा मैंने ये छोड़ो, खनिज ठीक है ना। खनिज में क्या होता है देख लो, इसमें क्या होता है इंग्लिश होता है MINER। देखो खनिज में जो पदार्थ पृथ्वी के अंदर से निकलता है सबको क्या बोलते हैं, खनिज, ठीक है ना। तो देखो ना यहाँ पे भूरपट्टी में क्या होता है, पृथ्वी में होता है क्या, भूरपट्टी, भूरपट्टी ठीक है ना, ठीक है ना। भूरपट्टी से निकाला गया पदार्थ को क्या कहते हैं, पदार्थ को खनिज कहते हैं क्या, खनिज कहते हैं। भूरपट्टी ठीक है ना, भूरपट्टी ना खनिज कहते हैं। तो निकाला गया खनिज का आयस के कहते भले आए, निकाला गया पदार्थ का होता है खनिज होता है। अब क्या निकलता है, सब तो यहीं से निकलता है भाई, एक ही तो यहीं से निकलेगा, मैग्नीशियम यहीं पर निकलेगा, एल्युमिनियम यहीं से निकलेगा का, कितना लिखे ना हो गया, सब का हो गया आयस हो गया। अब देखो खनिज में क्या होता है, इसका 1 2 नंबर देखो इसी ये देखो क्या का आयस, आयस का मतलब क्या होता है, खनिजों में से कुछ धातु होता है ना चमकदार होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग आसानी से निकाला जा सकता है, कम खर्चा में, कम पैसा में, आसानी से, कम मेहनत में, उसे क्या बोलते हैं अयस्क। तो अयस्क क्या है देखो, अयस्क ठीक है ना, अयस्क ठीक है ना। और ये क्या होता है, विशेष प्रकार की ना बोलू नहीं चलेगा, विशेष प्रकार की खनिज को आयस कहते हैं चलेगा। अब तुम का ना लिखवाए किस तरह तब बतिया से मेनू हुआ, विशेष प्रकार चाहे कम खर्चा में चाहे आसानी से का, तो का आयस कहते हैं। तो आयस में एक दो का हो जाएगा, का चीज को निकाल सकते हैं, सोना को ना AUAG ना, सोना चांदी काफी हो गया ना, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी देखो बताए थे कि देखो सभी अयस्क खनिज हो सकता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, ये याद रखना, ठीक है ना। का है तो इस खनिजवा से निकला हुआ है अयस्क, ठीक है ना। तो इसका पार्टनर हो सकता है, लेकिन है इसका पार्टनर नहीं हो सकता। का है तो इसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां भी है, और यहाँ पर धातु अधातु दोनों है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे सभी अयस्क के खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, समझ में है नु। ये क्या हो गया हम लोग के विशेष प्रकार के धातु। इसमें देखो इसमें क्या होता है बबुआ, इसमें अशुद्धियां कम होती है का, इसमें निकालने में आसानी होता है, और इसमें सब मिला रहता है का, इसमें तनिक कम रहता है, आसान होता है, ठीक है ना। इसको हम निकाल सकते हैं आसानी से कम खर्चा में। 3 नंबर देखो भाई बोल रहा है गैंग, कल बताया था गैंग। गैंग का मतलब क्या होता है, देखो गैंग का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ खनिज पर जो लगा हुआ अशुद्धियां होता है ना, बेकार के पदार्थ, उसे क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं, देखो लिखा सकता है खनिज के ऊपर लगे अशुद्धियों का, लगे अशुद्धियों को ही गैंग कहते हैं, ठीक है ना, गैंग कहते हैं। अब बताओ किसी को दिक्कत, इसमें क्या लगा होता है, कार्बन लगा होता है, क्या बोलो, कार्बन ही लगा रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन मतलब है, सल्फर उल्फर सब लगा रहेगा का। 2 नंबर भी हो गया ना, 3 नंबर हो गया। और 2 नंबर के देखो, इसका खत्म हो गया, 2 के देखो बोल रहा है कि धातु को, हाँ 2 धातु के नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त मतलब क्या होता है भाई,
कि उसको छांटने में आसानी रहे का, उसको ज्यादा मतलब कि कठिनाई ना हो छांटने में, कम से कम खर्चा में निकल जाए का। तो दूसरी को तो हमको लगता है यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे सोना और दूसरा में यहाँ पे प्लाटिनम, ठीक है ना, प्लेटिनम या प्लाटिनम या प्लेटिनम लिखा था प्लेटिनम। तो दूगो यहाँ पे हो गया सोना और प्लेटिनम, कोई दिक्कत। तीसरा तिलम और देखो बोल रहा है कि धातु को ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए, ठीक है नु, करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। धातु मने है नु, उसमें ऑक्साइड लग गया, अशुद्धियाँ लगा हुआ है, तो उसको कैसे हम लोग छांट सकते हैं, इसका ये बोल रहा है, ठीक है ना। कौन सा हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया कराएंगे, तो कराएंगे अपचयन। अपचयन का होता है, पीछा पढ़ा है, एगो उपचयन एगो अपचयन, ठीक है ना। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन का घटतम होता है। अपचयन में इसका उल्टा, ठीक है ना, ऑक्सीजन के वृद्धि हाइड्रोजन के घटती, ठीक है ना। तो इसमें अपचयन क्रिया दोबारा कराएंगे, तो थोड़ा सा इसको लेक्चर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि लंबा तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो धातु से, ठीक है ना, ऑक्साइड को अलग 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 कुछ इस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है ना। धातु को कार्बन के साथ अपचयन कार्बन का अपचयन करके धातु से ऑक्साइड को अलग किया जा सकता है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर में हो गया, ठीक, जा सकता है। समझ में आया? कैसा करेगा लो, उसको धिकाना, हाइड्रोजन कब निकलता है, धिकाने पर नहीं, उसको गर्म करेगा तो अपने अशुद्धियाँ सब निकल जाएगा, कार्बन पर सब अलग हो जाएगा, ठीक है नु। तो इस तरह हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, इसको तकलीफ चल। देखो यहाँ पे अब किताब रखो, खाली समझना है इसमें। किताब में कच्ची कह रहा है जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर को धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या होता है ना, तो अगर जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ गर्म करेगा तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है नु। अब आदमी के बीच में आदमी घुसेगा तो का दिक्कत, कोई दिक्कत होगा? उसी में कौन भैंस घुसाना दो, तब देखो कितना दिक्कत हो रहा है। सब किसी को मार मुर को अलग कर देगी क्या, ना हो जाएगा? चाहे कौन सांप का फेंक दो, तब कितना मजा आएगा नु, तब उतर जाएगा। तो बताओ इसमें कोई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ लिखाना नहीं, ठीक। आप देखो जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम में डालने से क्या होता है, माने इसको डाला जा सकता है, सिर्फ हाँ ना देना जवाब, ठीक है नु, कि नहीं। तो हम लोग इसको इसमें मिला सकते हैं, ठीक है नु। तो ये हो जाएगा हाँ, ठीक है नु। जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ रिएक्शन कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नहीं, ठीक है नु। देख लो जिंक ZnO कहीं ऑक्सीजन कहीं किया कॉपर के साथ, इसको किसी कॉपर के साथ कहीं किया रिएक्शन नहीं होगा, होगा ही नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जिंक के रिएक्शन ये तो कभी भी नहीं होगा। मैग्नीशियम के साथ में होगा, ऑक्साइड के साथ रहेगा तो नहीं होगा। तो ये भी नहीं के पार्टी है, ठीक है नु। मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर देखो मैग्नीशियम के साथ नहीं होने वाला है, काम में नहीं चलने वाला है। तो नहीं, क्यों नहीं?
क्योंकि मैग्नीशियम का साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाएंगे तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो कहा कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैग्नीशियम को कॉपर के साथ, ये बताओ कभी हम MgO और Cu के रिएक्शन किए थे क्या? कभी भी इसका रिएक्शन होता है? नहीं होगा। तब नहीं। क्लियर। अब देखो कॉपर ऑक्साइड को जिंक के साथ तो हुआ है ना, CuSO4 प्लस Z हुआ है नु रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है नु। कॉपर ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ कभी भी नहीं रुके। Mg के साथ कहाँ किए हैं? मैग्नीशियम सल्फेट बनता है ना, बनता है। तो क्या हो गया? नहीं। कॉपर को कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है नु, तो कॉपर को कॉपर ऑक्साइड के साथ बनेगा तो फिर कॉपरे बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये हाँ के प्रतिक्रिया। समझ में आया? तब बन गया। 2 नंबर देखो। चलो भाई देखो क्वेश्चन की बात दो की बात अरे के बाद देखो भाई, सुनो बोल रहा है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? संक्षारित माने कौन ऐसा धातु है जिसपे जंगवा बेसी नहीं लगता, ये नु का संक्षारण हो जाता है। ठीक। अब देखो, अब कोई पूछे कौन ऐसा आदमी तुम्हारा गांव में है जो नहीं दब सकता है, तब बड़का बड़का दबंग लोग के नाम बताएगा का? हई जो दबंग है नहीं दब सकता है का? उसके पास पूरा माल पैसा जमा हुआ है ना नेता लोग के पास। तो इसमें नेता कौन है? सोना चांदी, ये न है तो लिख दो सोना चांदी। ठीक है ना। देखो सोना और चांदी, ठीक है ना, आसानी से संक्षारित नहीं होती है। ठीक है ना, संक्षारित नहीं होती है। ठीक है, पकड़ो है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। मतलब गलनांक कम होने का मतलब कि ई तेजी में नहीं गलता है का? इसका गलनांक कम होता है। गलनांक कम होता है। गलनांक अधिक का मतलब कि तेजी में गल जाता है ना, कम होता है इसका गलनांक हम लोग को हो जाता है कितना? कम होता है। बताओ किसी को दिक्कत? बीसी छाप सकते हैं। बन गया। चांदी हो गया। चलो दिखाई पर ध्यान मत देना। एक तरह और ही बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये वाला के इसको एक तरह और ही बोल सकता है। कौना नियम से टेबलवा बनाए थे वो है, इसी के आधार पर बोल सकता है लोग। मतलब यहाँ पे लिख सकता है लोग, ठीक है ना? यहाँ से सोना और चांदी, ठीक है ना? देखो इसलिए संक्षारित नहीं होता है क्योंकि ये भी चल सकता है, क्योंकि क्या होता है इसका सक्रियता बहुत कम होता है या कम होता है। ये भी हो सकता है या गलनांक कम होता है। ठीक है ना, इसका सक्रियता कम होता है। आगे देखो नेक्स्ट नंबर बोलू। मिश्री धातु कची कहते हैं? मिश्र धातु। मिश्री पहले वाला तो जी लगता है हाँ 120 रुपया किलो की 200 रुपया। देखो काय हुआ है 200 रुपया दही 200 रुपया किलो। हाँ तो बेचाएगा नहीं तो लोग परवा भी देगा, फिर चलेगा 40-50 रुपया अपना औकात को। परवा है इसलिए आपको ये बीमारी है जिसके कारण से भैंस वगैरह बड़ी मर गई है। हाँ तो मर गई तो आएगा हमारी। देखो समझो हजा पकड़ लिया हो किसी पर। मिश्र धातु हम समझते हैं, मतलब नहीं देखते, हम कोई टेंशन रहता है। राजस्थान में देखो मिश्र धातु का होता है, देखो 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर बना समांगी मिश्रण को ही बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है ना? इसका देखो सिंपल है, 2 या 2 से अधिक धातुओं से लिख सकता है, धातुओं से मिलकर बना यौगिक को
बना यौगिक को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है ना, मान धातु मिल गया है, मिश्र धातु कहते हैं क्लियर। मिश्र धातु इसमें क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा तांबा, कॉपर, प्लाटिनम, काफी है सकता है। तांबा हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, बस हो गया पीतल, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा है। तो ये कहा हो गया मिश्र धातु। कोई दिक्कत